अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। चैप्टर 2, पहले हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1, ड्यूरिंग हॉट समर डे, एक हॉट समर डे है, अ मेटल ब्रिज माइट एक्सपैंड स्लाइटली। तो मेटल ब्रिज है, ये थोड़ा सा एक्सपैंड होगा। दिस एक्सपेंशन इज कॉज्ड बाय, ये एक्सपेंशन किसकी वजह से होगी? द मेटल एटम इन ब्रिज वाइब्रेट मोर इंटेंसली। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, ब्रिज के जो मेटल एटम है उनकी वाइब्रेशन ज्यादा इंटेंसली इंक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन होगी। हीटिंग इंक्रीज कर देगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स, जिस वजह से उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन, द मेटल्स एटम इन द ब्रिज वाइब्रेट मोर इंटेंसली। टू, fog from an a cool window pane in the morning, which change of state is occurring? फॉग बनती है व्हेन वाटर वेपर गैस इन द एयर कूल होते हैं और कंडेंस होते हैं इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑन द कूल्ड सरफेस। तो जब ये फॉग हमारी विंडो के पेन पे आके कंडेंस होती है, वाटर में कन्वर्ट होती है, तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसमें हमारी कोई भी गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। विच प्रोसेस इन्वॉल्व द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम अ गैस टू सॉलिड? गैस से सॉलिड में कौन सा प्रोसेस होता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर? तो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना प्रोसेस कहलाता है डिपोजिशन। डिपोजिशन इज द डायरेक्ट ट्रांसमिशन फ्रॉम अ गैस टू सॉलिड। तो डिपोजिशन वो प्रोसेस होता है जिसमें गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होती है। ऑप्शन नंबर ए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में 373.15 केल्विन होता है, सेंटीग्रेड में 100 सेंटीग्रेड होता है, और फारेनहाइट स्केल में 212 फारेनहाइट होता है। इन ऑप्शन में हमें केल्विन और सेंटीग्रेड के ऑप्शन ठीक नहीं दिए हुए, लेकिन फारेनहाइट का ऑप्शन ठीक दिया हुआ है। तो 212 फारेनहाइट, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। जूल पर केजी केल्विन, ये किस चीज का यूनिट है? ये यूनिट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी डिफाइन एज एनर्जी पर यूनिट मास पर टेम्परेचर चेंज, या अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ मटेरियल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या 1 केल्विन। तो जूल पर केजी केल्विन या जूल पर केजी पर सेंटीग्रेड, ये यूनिट होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऑप्शन ए। evaporation टेक प्लेस फ्रॉम, evaporation हमेशा सरफेस से होती है। evaporation occur at the surface of liquid where molecule escape into the gas phase। तो मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस से escape करके गैस फेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा सरफेस। रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। लीनियर एक्सपेंशन के कांस्टेंट को अल्फा कहते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को हम बीटा कहते हैं। इनका रिलेशन होता है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो अल्फा निकालेंगे तो हो जाएगा बीटा बाई 3। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 3। हीट एडेड टू द सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में हम हीट ऐड कर रहे हैं एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट पे इज यूज टू। तो एट द मेल्टिंग पॉइंट अगर हीट एनर्जी, जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, वो ब्रेक कर देगी इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड को और रिड्यूस कर देगी अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जब मॉलिकुलर इंटर बॉन्ड टूटेंगे या कमजोर होंगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी, अट्रैक्शन कम होगी तो सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में तब्दील हो जाएगा। तो हीट ऐड करने से हमारी डिक्रीज होगी द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ऑप्शन डी। 336 joule per gram is the latent heat of fusion of a material. How much heat is required to melt 10 gram of material at its melting point? तो 336 joule per gram लेटेंट हीट हमने ऐड की है, सॉरी 336 जूल पर ग्राम ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है मटेरियल की। तो कितनी हीट रिक्वायर्ड है 10 ग्राम ऑफ मटेरियल को मेल्ट करने के लिए? तुम्हारा फार्मूला होता है हीट डिलीवर इज इक्वल टू मास और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एम एल। मास हमारे पास 10 ग्राम है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 336 जूल पर ग्राम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3360 जूल। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपोराइजेशन? एवेपोराइजेशन का रेट अफेक्ट करता है टेम्परेचर पे, सरफेस एरिया पे, ह्यूमिडिटी पे, नेचर ऑफ लिक्विड और स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी उतनी ज़्यादा वेपोराइजेशन इंक्रीज होगी। विंड रिमूव वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस मेंटेनिंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। विंड जो होगी वाटर वेपर को सरफेस से रिमूव करती जाएगी, जिसकी वजह से वेपोराइजेशन जो होगी वो एक्सेलरेट हो जाएगी, ज़्यादा तेज़ी से होगी। तो ऑप्शन सी हमारे पास है इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड हम इंक्रीज करेंगे तो वेपोराइजेशन भी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपोराइजेशन इंक्रीज होती है, यहाँ पे डिक्रीज इन टेम्परेचर लिखा हुआ है। और अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो तो वेपोराइजेशन डिक्रीज होती है। तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से वेपोराइजेशन डिक्रीज होगी,
और सरफेस एरिया भी अगर इंक्रीज होगा तब वेपोराइजेशन इंक्रीज होगी, तो सरफेस एरिया डिक्रीज करने से वेपोराइजेशन कम होगी, इसमें तीनों ऑप्शन हमारे कम हैं और गलत हैं। सिर्फ इंक्रीज हो रही है वेपोराइजेशन, इंक्रीज इन विंड स्पीड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर द सॉलिड जिसकी बीटा की वैल्यू हमें दी गई है। या देखें अल्फा जो होता है वो बीटा को 3 से डिवाइड करने से आता है, तो बीटा की वैल्यू दी हुई है, इसे 3 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 को 3 से डिवाइड करने से हमारा आंसर आएगा 3 इंटू 10⁻³ पर केल्विन, ऑप्शन ए। द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज अब्जॉर्ब ड्यूरिंग एवेपोरेशन, यानी कि लिक्विड गैस में तब्दील हो रही है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये एवेपोराइजेशन में इन्वॉल्व होती है, यानी कि हमारा जो लिक्विड है वो गैस में तब्दील हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। Sum and difference of the coefficient of real and apparent expansion of the solid are in the ratio of 2:1। the real और apparent का sum और उनका difference, इसकी रेशियो है 2:1। The ratio of coefficient of real expansion and apparent expansion must be, अब real और apparent expansion की रेशियो हम निकालेंगे, ये दोनों वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ चली जाएगी, इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 रियल माइनस 2 एपरेंट, ये रियल इस तरफ आके माइनस हो जाएगा और ये एपरेंट उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, ये एपरेंट उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस रियल इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो रियल आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एपरेंट। तो रियल और एपरेंट को अगर रेशो की फॉर्म में लिखा जाए तो ये रेशो आएगी 3:1, तो मेरा डी इज द करेक्ट ऑप्शन 3:1। What does latent mean? latent का मतलब क्या होता है इन द context ऑफ latent हीट। तो लेटेंट वर्ड ये लतीनी जुबान लेटेंटम से आया है, जिसका मतलब है हिडन, मख्फी, छुपी हुई। एज द हीट एनर्जी इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन टेम्परेचर चेंज, क्योंकि जब भी टेम्परेचर चेंज होगा ये लेटेंट हीट जो होती है ये रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि लेटेंट का मतलब होता है मख्फी, हाइडन। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, इसी क्वेश्चन नंबर 1 में शो किया गया है टेम्परेचर टाइम ग्राफ और एनर्जी टाइम ग्राफ। एनर्जी टाइम ग्राफ में कंटिन्यूसली हम एनर्जी दे रहे हैं और यहाँ पे हम आइस को जब एनर्जी देते हैं तो आइस यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँचती है, फिर आइस यहाँ से मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होती है, फिर वाटर हीट अप होकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट तक पहुँच जाता है, फिर वाटर फेस चेंज करता है और स्टीम में कन्वर्ट होता है और बाद में स्टीम हीट अप होकर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्वेश्चन 1 के ये पार्ट में है कि व्हाई डज टेम्परेचर नॉट चेंज ड्यूरिंग 2 हॉरिजॉन्टल पार्ट्स ऑफ द ग्राफ। ये 2 हॉरिजॉन्टल ग्राफ थे, इसमें टेम्परेचर तब्दील क्यों नहीं हुआ। ये फर्स्ट पार्ट जो था ये था हमारा मेल्टिंग, ड्यूरिंग द फेज ऑफ मेल्टिंग, और सेकंड पार्ट था हमारे पास बॉइलिंग। एनर्जी सप्लाइड इज यूज टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स रेदर देन इंक्रीज टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इनमें जो हमने ये एनर्जी सप्लाई की है उन्होंने इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड को तोड़ने में वो यूटिलाइज हुई है, उसने टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया बल्कि फेस को चेंज किया है, यहाँ आइस से लिक्विड में कन्वर्ट किया है और यहाँ लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट किया है। फर्स्ट फेज में मेल्टिंग हुई है, यहाँ में मेल्टिंग हुई है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, तो एनर्जी ब्रेक द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ आइस इनटू लिक्विड वाटर। और सेकंड फेज में बॉइलिंग हुई है, लिक्विड गैस वेपर में कन्वर्ट हो गया है, एनर्जी ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर्स। तो हमने जब जितनी भी यहाँ पे हीट सप्लाई की है वो तमाम की तमाम लिक्विड को वेपर में गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए यूटिलाइज हुई है। इसका फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू ml, m हमारे पास मैस है और L लेटेंट हीट है। सॉलिड से लिक्विड के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लिक्विड से गैस के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर आइस मेल्ट होगी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो 334 जूल पर ग्राम, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसे रिक्वायर्ड होगी, लेकिन टेम्परेचर जो होगा वो मेन 0 डिग्री ही रहेगा अनटिल ऑल आइस मेल्ट। 1 का पार्ट बी, वाई डू एनर्जी एंड टेम्परेचर ट्रेंड डिफरेंट इन सेम टाइम इंटरवल्स। टेम्परेचर और एनर्जी सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट क्यों है, पहले देखते हैं टेम्परेचर टाइम ग्राफ। टेम्परेचर टाइम ग्राफ में फ्लैट ड्यूरिंग द फेज चेंजिंग, यहाँ पे और यहाँ पे ये बिल्कुल फ्लैट है, कोई टेम्परेचर तब्दील नहीं हुआ। और फिर स्लोप्स आई हैं ड्यूरिंग द हीटिंग फेज कि यहाँ पे हमने आइस को हीट किया है, फिर लिक्विड को हीट किया और यहाँ पे हमने वेपर्स को हीट किया। और एनर्जी टाइम ग्राफ में लीनियर इंक्रीज ड्यूरिंग हीटिंग फेज, एनर्जी राइजेज द टेम्परेचर, एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट्यू ड्यूरिंग द फेज चेंजेस, एनर्जी स्टोर एज लेटेंट हीट। कि जो लीनियर इंक्रीज है, ये लीनियर इंक्रीज में एनर्जी हमने जो दी है उन्होंने टेम्परेचर इंक्रीज किया है। और हॉरिजॉन्टल प्लेटियो में ये हुआ ड्यूरिंग द फेज चेंज, यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड और यहाँ लिक्विड से गैस में जो एनर्जी दी है वो तमाम एनर्जी लेटेंट हीट की फॉर्म में स्टोर हुई है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, हीटिंग फेज में स्लोप्स आई हैं,
यहाँ पे देते हैं हीटिंग फेस में स्लोप आई है, एनर्जी इंक्रीज हुई है अकॉर्डिंग क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। और फेस चेंज में प्लेटियो में एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है एज अ लेटेंट हीट, इसका फार्मूला क्यू इज इक्वल टू एम एल। फॉर एग्जाम्पल हम पानी को गर्म कर रहे हैं 20 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो वहाँ पे स्लोप आएगी दोनों ग्राफ में। हम पानी को बॉयल कर रहे हैं, लिक्विड से हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर ग्राफ में यहाँ पे प्लेटो आएगा और यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी एज अ लेटेंट हीट। और एनर्जी हम कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए एनर्जी का अगर ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ पे स्लोप आएगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक हीटर सप्लाई कर रहा है कांस्टेंट रेट पे और टू द 100 ग्राम सब्सटेंस, मैथ में दिया हुआ है 100 ग्राम सब्सटेंस, जिसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम में हमारे पास आ जाएगा 0.1 kg। और साथ में टेम्परेचर टाइम ग्राफ दिया गया है और पावर ऑफ हीटर दी हुई है हमें 250 वाट। व्हाट इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस? तो मेल्टिंग पॉइंट अगर ग्राफ में देखा जाए तो -50 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड आ रहा है, जिसमें सॉलिड लिक्विड फेस में चेंज हो रहा है, और +30 डिग्री सेंटीग्रेड इसके यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का ग्राफ शो कर रहा है कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है +30 डिग्री सेंटीग्रेड। पार्ट में हाउ लॉन्ग डज इट मे टेक टू मेल्ट कम्प्लीटली, कितनी देर लगी उसे मेल्ट कम्प्लीटली होने में और कितना टाइम लगा उसे वेपराइज होने में। क्योंकि ग्राफ हमारे पास बुक पे क्लियर नहीं है तो हम ज्यूम कर लेते हैं कि ये 0 है, यहाँ 1 है, तो ये 1.5 और दूसरी वैल्यू 2.5 है। आप इसे 1 और 2 भी कंज्यूम कर सकते थे, तो 1.5 से 2.5 या 1 से 2 तक जाने में उसे 1 सेकंड लगे, तो मेल्ट होने में उसे 1 सेकंड ली है। और वेपराइजेशन की हमारी ये लाइन है, अगर इसको हम गौर से देखते हैं तो ये भी एक हमारे पास हमें एस्टिमेटेड वैल्यू लेनी होगी। लेट्स सपोज हमारे पास 8 है या और ये 22 है, ये लाइन को मजीद सीधा करें, ये 7 है और ये 22 है, तो टोटल 22 में से 7 माइनस करेंगे तो 15 मिनट, सॉरी यहाँ पे मिनट में रीडेबल नहीं था, ये मिनट मैंने ज्यूम किया है, तो इसमें यहाँ पे 22 माइनस 50 मिनट्स लगेंगे। और यहाँ पे टाइम अगर मिनट्स में दिया हुआ है तो ये भी हमारे पास 1 मिनट लगेगा, तो टाइम टू मेल्ट होगा 1 मिनट और टाइम टू वेपराइज होगा 15 मिनट, 7 से 22 तक। नेक्स्ट है हाउ मच टेम्परेचर इंक्रीज इन इट्स लिक्विड फेस। देखिए लिक्विड फेस में ये -50 से +30 तक है, तो इसका जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो -50 से +30, यानी टोटल डेल्टा टी 80 डिग्री, -50 से +30 80 डिग्री का डेल्टा टी उसमें आया। और क्वेश्चन 4 में कैलकुलेट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द सब्सटेंस। तो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक जो टाइम था यहाँ पे वो 15 मिनट था और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 15 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 900 सेकंड। हीटर हमें दे रहा था 250 वाट, तो लेटेंट हीट होता है पावर इंटू टाइम डिवाइडेड बाय मैस, तो पावर 250 वाट टाइम 900 सेकंड और मैस है 0.1 kg। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 225000 जूल पर केजी, या 1000 से डिवाइड करें तो 225 किलो जूल पर केजी। याद रखिएगा ये एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं, हमने जो ग्राफ थे हमें जो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं उनके मुताबिक हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब अगर में कैन यू टेल वाई वेट क्लोथ ड्राई अप मोर क्विकली इन समर देन विंटर, गीले कपड़े गर्मियों में जल्दी खुश्क क्यों हो जाते हैं विंटर के मुकाबले में। अब वेट क्लोथ ड्राई और फास्ट होते हैं समर ड्यू टू समर में हाई टेम्परेचर होता है, इंक्रीज कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और तो अवेपोराइजेशन एक्सेलरेट हो जाती है, बहुत तेज़ी से होती है। दूसरा गर्मियों में ह्यूमिडिटी भी कम होती है। समर एयर होल्ड लेस मॉइस्चर अलो फास्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर, जिससे वेपराइजेशन मजीद इंक्रीज हो जाती है। थर्ड, गर्मियों में इंक्रीज एयर फ्लो, जो विंड की स्पीड भी ज़्यादा होती है, तो विंड या ब्रीज इन द समर इन्हेंस कर देती है वेपराइजेशन को बाय रिप्लेसिंग मॉइस्ट एयर विद ड्राई एयर। तो वेपराइजेशन रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के और एयर फ्लो के, और डिवाइडेड बाय ह्यूमिडिटी का मतलब है वेपराइजेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के। अब हम करेंगे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म ऑन लीव्स एंड ग्रास इन अ स्प्रिंग मॉर्निंग। स्प्रिंग मॉर्निंग में लीव्स और ग्रास के ऊपर ड्यू ड्रॉप्स क्यों बनते हैं? तो ड्यू ड्रॉप जो फॉर्म होते हैं ये ड्यू टू होते हैं कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। जब हमारा टेम्परेचर ड्रॉप होता है टू द ड्यू पॉइंट रात में ओवरनाइट, कूल सरफेस लाइक लीव्स एंड ग्रास लॉस हीट थ्रू रेडिएशन। लीव्स और ग्रास की जो कूल सरफेसेस होती हैं वो रेडिएशन के थ्रू अपनी हीट लॉस करती हैं, जिसकी वजह से अपने इर्द गिर्द की एडजस्टेंट एयर को वो कूल कर देती हैं। और जब ये एयर रीच करती है सैचुरेशन 100% ह्यूमिडिटी, तो जो एक्सेस वाटर वेपर होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं इनटू द लिक्विड ड्रॉपलेट्स। मिसाल के तौर पे जो स्प्रिंग की मॉर्निंग होती है उसमें ठंडी हवाएं भी चलती हैं, क्लियर स्काई होता है और इनहेंस करती है रेडिएशन कूलिंग, और जिससे ड्यू फॉर्मेशन होती है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। जैसे हम जानते हैं सब्लिमेशन होता है सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना, सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना। ये फेवर होता है बाय लो प्रेशर, जितना ज़्यादा लो प्रेशर होगा और जितना हाई टेम्परेचर होगा।
प्रेशर का कम होना और टेम्परेचर का ज़्यादा होना ये फेवर करता है सब्लिमेशन। जैसे ड्राई आइस ये सब्लिमेट कर देती है रूम टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पे। और डिपोजिशन इसका रिवर्स है जिसमें गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर ये इसका रिवर्स है तो प्रेशर भी रिवर्स होगा। अगर सब्लिमेशन में लो प्रेशर था तो डिपोजिशन में हाई प्रेशर फेवर करेगा। इसमें हाई टेम्परेचर था तो इसमें लो टेम्परेचर फेवर करेगा। जैसे सर्दियों में फोर्स फार्मिंग होती है ऑन कूल सरफेसेस, ग्रास और लीव्स पे ना सर्दियों पे जैसे बर्फ जमी हुई हमें नजर आती है उसको हम कहते हैं फ्रोस्ट फार्मिंग। वाई डू वेपर्स form on the handle and cylinder of a fire extinguisher when it is discharged। जब फायर एक्सटिंग्विशर को हम डिस्चार्ज करते हैं तो उसके हैंडल और सिलेंडर पे वेपर्स, फ्रोस्ट या मिस्ट क्यों बन जाती है? जैसे CO2 गैस एक्सटिंग्विशर है, जब इसे हम डिस्चार्ज करते हैं तो रैपिड एक्सपेंशन होती है CO2 गैस की। उससे क्या होता है? एडियाबैटिक कूलिंग होती है जिसे हम कहते हैं जोल थॉमसन इफेक्ट। दिस कूल द मेटल पार्ट, जितने भी मेटल पार्ट हैं फायर एक्सटिंग्विशर के उसको वो कूल कर देते हैं बिलो द ड्यू पॉइंट। जिसको जितने भी वाटर वेपर हैं इन द एयर वो कंडेंस हो जाते हैं या फ्रीज हो जाते हैं, जिस वजह से फ्रोस्ट, मिस्ट या वेपर फॉर्म होते हैं हैंडल और सिलेंडर ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर। फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्चार्ज करें CO2 एक्सटिंग्विशर को इन द ह्यूमिड एयर, क्रिएट विजिबल वाइट फोस्ट ऑन द नोजल। नोजल पे आपको बर्फ जमी हुई नजर आएगी। हाउ डज स्वीटिंग हेल्प टू कूल आवर बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज? तो स्वीटिंग कूल कर देती है हमारी बॉडी को ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो जो हमारा पसीना होता है स्वीट होता है वो अवेपोरेट करता है। जो अवेपोरेट करता है तो अब्जॉर्ब करता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो पानी की है 2260 जूल पर ग्राम फ्रॉम द स्किन, जिससे लोअरिंग द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता है। इसलिए फार्मूला यूज करते हैं Q इज इक्वल टू ml मैस ऑफ स्वीट, कितना पसीना खुश्क हुआ है, और उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 ग्राम पसीना भी हमारा अवेपोरेट करे तो उसे 22600 जूल ऑफ हीट रिलीज होगी और हमारी बॉडी इतना कूल डाउन हो जाएगी। अगर 1 kg बॉडी से इतना पसीना रिलीज हो तो उसका टेम्परेचर 5.4 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लैंड में से पसीना निकल रहा है और ये पसीना हमारा स्वीट अवेपोरेट कर रहा है। जब ये वेपरेशन होगी तो हमारी लेटेंट हीट वेपराइजेशन यहाँ से अब्जॉर्ब होगी और हमारी स्किन कूल डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर करें कि मेटल एक्स है, इनिशियली वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। इट प्लेस इन हीटर, फिर हमने तो हीट करना शुरू कर दी है, विच प्रोवाइड कांस्टेंट हीट, और इसका टेम्परेचर पहुंच गया 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी 400 डिग्री सेंटीग्रेड ले गए हैं। तो द मेटल हैज मेल्टिंग पॉइंट 250। यहाँ पे देखें 250 सेंटीग्रेड पे ये मेल्टिंग, यहाँ पे मेल्ट हो रहा है। पहले यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये मैंने ठीक कर दी है कि 250 सेंटीग्रेड पे ये यहाँ पे मेल्ट हो रहा था और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था। तो इसका टेम्परेचर टाइम ग्राफ बनाएं। तो ये इसका टेम्परेचर और एक्स एक्सिस इसका टाइम ग्राफ बना लिया हमने, साथ में इसको हीट देते जा रहे हैं। नो एग्जामिन करें डिफरेंट मेटल वाई जिसकी हायर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है एज कम्पेयर टू दिस मेटल एक्स। दोनों मेटल का आइडेंटिकल मेल्टिंग पॉइंट है और हीट कैपेसिटी है। जो हीटिंग प्रोसीजर है वाई का वो भी कंडक्ट हुआ है सेम एनर्जी सप्लाई से। तो डिस्क्राइब करें हाउ द टेम्परेचर टाइम ग्राफ ऑफ वाई विल डिफरेंट फ्रॉम द मेटल एक्स, कंसीडर करते हुए कि इसकी ग्रेटर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। क्योंकि ये टेम्परेचर टाइम ग्राफ है तो मेटल वाई को ड्यूरिंग मेल्टिंग मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये कि मेटल वाई की जो स्लोप है ये तो सेम होगी लेकिन यहाँ पे उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, फिर वो मेल्ट होगा और उसके बाद वो फिर लिक्विड की स्लोप सेम आएगी। क्योंकि एक्स मेटल को कम लेटेंट हीट चाहिए थी तो एक्स यहाँ से मेल्ट हुआ और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वाई को ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी तो उसे मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ब्लू वाला हमारा वाई को शो कर रहा है और ब्लैक वाला हमारा एक्स को शो कर रहा है। उससे पहले की जो स्लोप होगी वो दोनों की आइडेंटिकल होगी। हाउ डज प्रेशर इन अ कार टायर चेंज ड्यूरिंग द लॉन्ग ड्राइव ऑन अ हॉट डे? तो कार टायर प्रेशर देखेंगे ऑन अ हॉट डे पे जो ड्राइव करेगा तो जो एयर होगी इनसाइड द टायर वो हीट अप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गे लुसिकला P1T1 इज इक्वल टू P2T2, टेम्परेचर हम केल्विन में लेंगे। तो हीट अप होने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हुआ तो टायर ब्रस्ट भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक टायर था उसका इनिशियल प्रेशर 35 PSI था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने से फिल किया था। आफ्टर लॉन्ग ड्राइव अगर उसका टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया तो उसका प्रेशर 35 से गैसोलीन लॉ के मुताबिक 38 PSI हो जाएगा। हाउ डज अंडरस्टैंडिंग थर्मल एक्सपेंशन हेल्प प्रिवेंट क्रैक्स इन साइड वॉक ड्यूरिंग हॉट वेदर? तो प्रिवेंटिंग सीखेंगे साइड वॉक की क्रैक विद थर्मल एक्सपेंशन। कंक्रीट जो होता है वो एक्सपैंड होता है व्हेन हीटिंग, तो उसमें हमने एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाए होते हैं, अलाउ स्पेस फॉर दिस मूवमेंट।
जिससे प्रिवेंटिंग होती है क्रैक्स। इसलिए हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा जो होगा चेंज इन लेंथ होगा अल्फा ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा है हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन जॉइंट की मदद से हम क्रैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। इमेजिन करें कि आप स्टक कर गए हैं इन स्नो विद योर कार, तो इसमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होगी स्नो को मेल्ट करने के लिए? ट्रैप अंडरनेस, जिसके नीचे आप ट्रैप हो गए हैं, अ पॉट ऑफ हॉट वाटर या हाई पावर्ड हीट लैम्प। अ हाई पावर हीट लैम्प ये ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है क्योंकि हॉट वाटर ट्रांसफ़र करेगा हीट क्विकली कंडक्शन के ज़रिए, बट उसकी लिमिटेड एनर्जी है। तो उससे जो स्नो मेल्ट हुई है वो मे भी दोबारा रीफ्रीज हो जाए, दोबारा जम जाए। द लैम्प प्रोवाइड करेगा कॉन्टिन्यूस रेडिएशन एनर्जी, रेडिएट एनर्जी, वो प्रिवेंट करेगा रीफ्रीजिंग और सस्टेन करेगा मेल्टिंग ओवर टाइम। हीट लैम्प जो होता है वो डिलीवर करता है स्टेडी एनर्जी विया रेडिएशन और वो प्रिवेंट करता है रीफ्रीजिंग बाय मेंटेनिंग हीट। हॉट वाटर की लिमिटेड एनर्जी है और वो बाद में कूल हो जाएगा रैपिडली और रिस्क है कि रीफ्रीज हो जाएगा इन कूल कंडीशन। 9. हाउ डज evaporation ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट लीव्स? evaporation पानी की प्लांट लीव में कैसे मदद करती है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट थ्रू द प्लांट? लेकिन यहाँ से लीव से जब पानी evaporate होता है तो उस पर पानी रिकवर करने के लिए रूट्स न्यूट्रिएंट और वाटर अब्जॉर्ब करते हैं जो थ्रू आउट द प्लांट ट्रैवल करते हैं। तो वेपोराइजेशन न्यूट्रन ट्रांसफर वाटर के लिए प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। वेपोराइजेशन फ्रॉम द लीव्स ये क्रिएट करता है नेगेटिव प्रेशर इन द जाइलम वेसल। यहाँ पे हमारे जाइलम वेसल्स होते हैं पुलिंग द वाटर एंड डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स अपवर्ड। जो रूट्स ने वाटर और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब किए हैं उसको ऊपर की तरफ पुल करता है और यहाँ से अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है। इस थ्योरी को कहते हैं कोहेजन टेंशन थ्योरी। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि लीव से वाटर वाइब्रेट हुआ है तो जाइलम वेसल में एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ है। उस नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने की वजह से रूट्स ने वाटर और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब किए हैं और पूरे प्लांट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। वाई डज एडिंग आइस, अगर हम आइस ऐड करें टू द कोल्ड ड्रिंक, इट इट डाउन मोर इफेक्टिवली देन द एडिंग कूल वाटर। तो पानी में ठंडा पानी ऐड करें या आइस डालें तो आइस ज़्यादा इफेक्टिवली पानी को कूल करती है। वो क्यों? क्योंकि आइस अब्जॉर्ब करती है लेटेंट हीट जिसका फार्मूला क्यू इज इक्वल टू एल एम ड्यूरिंग मेल्टिंग, प्लस उसके बाद वो ऐड कर अब्जॉर्ब करती है सेंसिबल हीट जिसका फार्मूला क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो आइस मेल्ट होके लेटेंट हीट अब्जॉर्ब की, फिर सेंसिबल हीट अब्जॉर्ब की और वो पानी गर्म होना शुरू हो गया। खुद उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और दूसरे पानी को उसने ठंडा कर दिया। लेकिन उसमें ठंडा पानी डालने से कूल वाटर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेंसिबल हीट को अब्जॉर्ब करेगा। तो आइस दो किस्म की हीट अब्जॉर्ब करेगा, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। और ठंडा वाटर कूल वाटर जो होगा सिर्फ सिर्फ सेंसिबल हीट को अब्जॉर्ब करेगा, इसलिए आइस ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे 100 ग्राम अगर आइस लें तो वो मेल्ट होने में 33400 जूल हीट अब्जॉर्ब करेगा और फिर 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड में जाने के लिए 8360 जूल मजीद हीट अब्जॉर्ब करेगा। लेकिन कूल वाटर सिर्फ और सिर्फ 8360 जूल हीट अब्जॉर्ब करेगा, जबकि आइस ने दोनों हीट अब्जॉर्ब की होंगी जिसकी वैल्यू 41760 जूल है। What are the challenges associated with maintaining the extremely low temperature required for superconductivity to occur? तो superconductivity एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे मेंटेन करने के लिए हमें जो चैलेंज अकर है उनमें है एनर्जी कॉस्ट, कूलिंग टू क्रायोजेनिक टेम्परेचर। जैसे लिक्विड हीलियम के लिए -269 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाकियों के भी आपको क्रिटिकल टेम्परेचर दिए गए हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सेकेंड है इंसुलेशन, मिनिमाइजिंग द हीट लीकेज रिक्वायर्ड वैक्यूम सील सिस्टम एंड एडवांस मटेरियल्स। और थर्ड है मटेरियल लिमिट्स, इवन हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की भी ज़रूरत होती है कि वो -135 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम पे टेम्परेचर मेंटेन करें। फॉर एग्जांपल हमारी जो MRI मशीन है ये यूज़ करती है लिक्विड हीलियम टू मेंटेन द सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स, जिसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है एनुअली। लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। डिफाइन लेटेंट हीट, दी एनर्जी जो अब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है बाय द सब्सटेंस ड्यूरिंग फेज चेंज। एग्जांपल कर सकते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में फेज चेंज हो रही है, लिक्विड से गैस में फेज चेंज हो रही है विदाउट चेंज टेम्परेचर। या द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ द सब्सटेंस विद नो टेम्परेचर चेंज इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। आगे से दो टाइप्स हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कि टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg ऑफ सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और फ्यूजन में है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg ऑफ सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में जरूरी नहीं यहाँ पे ना 1 kg, यहाँ पे होता है द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट टोटल सब्सटेंस, टोटल ऑफ द सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल देखें मेल्टिंग 2 kg ऑफ आइस, तो लेटेंट ऑफ फ्यूजन इसकी दी हुई है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 kg
आइस को मेल्ट करने के लिए हमें इतने जूल एनर्जी चाहिए। तो ये होगी हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ 2 kg आइस, टोटल एनर्जी फॉर द गिवन मास। और स्पेसिफिक लेटेंट हीट में एनर्जी होती है पर यूनिट मास, इसमें नॉर्मली 1 kg या 1 ग्राम आएगा एनर्जी पर यूनिट मास। सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है कि टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपराइज द सब्सटेंस। वो सब्सटेंस 1 kg 2 kg कितने kg भी हो सकता है, तो टोटल एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है किसी भी सब्सटेंस को वेपराइज करने के लिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन स्पेसिफिक लेटेंट हीट होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपराइज यूनिट मास। यूनिट मास मतलब 1 kg मास ऑफ सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फार्मूला होगा Q इज इक्वल टू ml, जबकि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फार्मूला होगा L इज इक्वल टू Q ओवर m। सिंपल ये L इधर आ जाएगा, m उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, L इज इक्वल टू Q ओवर m। लेटेंट हीट का यूनिट होता है जूल, जबकि स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक लेटेंट हीट का यूनिट होता है जूल पर किलोग्राम। जैसे पानी की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये दी हुई है, तो हाफ के जी को बॉयल करने के लिए हमें इसका हाफ जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये जो हमने निकाली है, ये निकाली है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसकी ये है, एल वी इज इक्वल टू 2260000, इसका यूनिट होगा जूल पर केजी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन में आप क्वेश्चन नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज एवेपोरेशन। तो वेपराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना होता है वेयर लिक्विड मॉलिक्यूल एस्केप होते हैं इनटू द लेयर एज अ वेपर, वेपर की फॉर्म में एस्केप कर जाते हैं एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे। तो डिफरेंशिएट करें बॉइलिंग और वेपराइजेशन में। बॉइलिंग अकर होती है सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे, और वेपराइजेशन अकर होती है एट एनी टेम्परेचर। बॉइलिंग में फॉर्म होते हैं बबल्स इन अ बल्क ऑफ लिक्विड, या पूरे लिक्विड में बॉइलिंग हो रही होती है, लेकिन वेपराइजेशन सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होती है। बॉइलिंग में रिक्वायर्ड होती है सस्टेन हीट, या अगर हीट करेंगे एनर्जी देंगे तो तब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइलिंग होगा। लेकिन वेपराइजेशन कैन अकर विदाउट एक्सटर्नल हीट, बगैर एक्सटर्नल हीट के भी वेपराइजेशन हो जाती है। नेक्स्ट है फैक्टर ऑन विच वेपराइजेशन अफेक्ट। सबसे है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो वेपराइजेशन फास्टर होगी। सरफेस एरिया, जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा वेपराइजेशन होगी। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी, जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतनी ज़्यादा वेपराइजेशन होगी, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर है हमारे पास स्पीड ऑफ विंड या एयर फ्लो, अगर स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज हो जाएगी, एयर फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, तो वेपराइजेशन ज़्यादा होगी। फिफ्थ पॉइंट है नेचर ऑफ द लिक्विड। द रेट ऑफ वेपराइजेशन आल्सो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिक्विड या इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसी की वेपराइजेशन ज़्यादा होती है, किसी लिक्विड वेपराइजेशन कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पे वेट क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन हार्ड विंडी डे। गीले कपड़े ज़्यादा तेज़ी से खुश्क होते हैं अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो दिन का, और साथ में एयर फ्लो या विंड की स्पीड ज़्यादा हो। क्वेश्चन 4, व्हाट इज लीनियर एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन होता है चेंज इन लेंथ ऑफ अ सॉलिड ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, और वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। लीनियर एक्सपेंशन फार्मूला होता है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा ओरिजिनल लेंथ और डेल्टा टी। इसे वॉल्यूम एक्सपेंशन में डेल्टा एल की जगह यहाँ पे डेल्टा वी और ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाएगा। अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और बीटा होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है। फिर फैक्टर्स, फैक्टर अफेक्टिंग द थर्मल एक्सपेंशन, वो है मटेरियल की प्रॉपर्टीज, मेटल एक्सपैंड करते हैं ज़्यादा देन ग्लासेस। फिर है टेम्परेचर चेंज, और थर्ड है इनिशियल डिमेंशंस। एग्जांपल के तौर पे रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं इन समर पे, इसलिए रिक्वायरिंग गैप टू प्रिवेंट बकलिंग, ताकि वो बकल ना हो, तो इसलिए हर रेलवे ट्रैक के दरमियान थोड़ा थोड़ा में गैप की जरूरत होती है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जैसे कि एक्सपेंशन जॉइंट्स, गैप्स इन ब्रिजेस टू अकोमोडेट एक्सपेंशन। सेकंड है बायोमेटालिक स्ट्रिप, यूज एज अ थर्मोस्टेट टू रेगुलर टेम्परेचर। थर्ड है रिवेटिंग, हॉट रिवर कूल्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग टाइट जॉइंट्स। और फोर्थ है थर्मोमीटर, मर्करी एक्सपैंड विद टेम्परेचर। एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी थर्मोस्टेट होते हैं वो यूज करते हैं बायोमेटालिक स्ट्रिप टू स्विच हीटिंग सिस्टम ऑन ऑफ। अगर मजीद एप्लीकेशन आप देखना चाहें तो हमारा टॉपिक है 11.2.3, इसमें दिया हुआ है थर्मोमीटर्स, मर्करी और अल्कोहल के थर्मामीटर जो एक्सपैंड होते हैं हीटिंग पे। फिर बायोमेटालिक स्ट्रिप जो हीट होने पे बेंड होके कॉन्टैक्ट को जोड़ देती हैं और कूल होके कॉन्टैक्ट को अपार्ट कर देती हैं, इसमें हम थर्मल एक्सपेंशन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं, ओपनिंग कैप ऑफ अ बॉटल, पावर लाइन, इसमें भी सैगिंग दी जाती है। फिर डिजाइनिंग इंस्ट्रूमेंट और मशीनरी, और इसके बाद आप कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी, ये वाला टॉपिक अपनी बुक का लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन डिटेल, कि लिक्विड एक्सपैंड होते हैं मोर देन सॉलिड व्हेन हीटेड। इनकी एक्सपेंशन डिपेंड करती है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इसका फार्मूला होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू गैमा, गैमा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम और डेल्टा टी।
तो इस टेम्परेचर चेंज और इनिशियल वॉल्यूम। एग्जाम्पल है कि गैसोलीन एक्सपैंड कर जाती है फ्यूल टैंक में ऑन अ हॉट डे, तो रिक्वायर होती है उसे मोर स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप इन थर्मोस्टेट। ये बायोमेटालिक स्ट्रिप हम इस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन करके आए थे, सेम टू सेम आप यही आंसर इसमें भी लिख सकते हैं। इसके अलावा लिख सकते हैं बायोमेटालिक कंस्ट्रक्शन, कि बायोमेटालिक स्ट्रिप टू लेयर्स में होता है, एक ब्रास की लेयर और एक आयरन की लेयर, और ब्रास का हायर कोफिशिएंट एक्सपेंशन होता है एज कम्पेयर टू आयरन। बायोमेटालिक स्टेट थर्मोस्टेट में यूज हो सकती है, हीटिंग कूलिंग और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल में यूज हो सकती है। इसमें जो फार्मूला यूज करते हैं वो डेल्टा एल इज इक्वल अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। इसके अलावा आप इसकी एग्जांपल्स दे सकते हैं। क्वेश्चन 8 है व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी इज अ क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना होता है जिसमें सर्टेन मटेरियल एग्जिट करते हैं जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उनकी कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं होती, और एक्सपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स को। और ये प्रॉपर्टी के किसी खास क्रिटिकल टेम्परेचर या उससे नीचे आती है, बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर। की फिनोमेना में होता है जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, करंट फ्लो करता है इंडेफिनेटली विदाउट एनी एनर्जी लॉस। इसके अलावा मिसनर्स इफेक्ट्स होते हैं, एक्सपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो सुपर कंडक्टर रिपेल करते हैं स्टैंडर्ड मैग्नेटिक फील्ड को, कॉजिंग लेविएशन। तो लेविटेशन में लेविटेशन मैग्नेटिक ट्रेन इसकी एग्जांपल में शामिल है। और थर्ड है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर। हर मटेरियल का अपना स्पेसिफिक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर से नीचे उस मटेरियल में सुपर कंडक्टिविटी अकर हो जाती है। मजीद डिटेल के लिए आप बुक का ये वाला टॉपिक लिख सकते हैं इसमें। एक्सपर्ट आंसर के लिए इसमें आप कॉपर पेयर और बीसीएस थ्योरी और इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। बहुत ज़्यादा डीप के लिए आप ये लिख सकते हैं। और साथ में सुपर कंडक्टिविटी के चैलेंज जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हाई कूलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और सेकंड मटेरियल लिमिटेशन भी होती हैं। सुपर कंडक्टर बहुत ज़्यादा ब्रिटल होते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करना बहुत मुश्किल है। जैसे लार्ज हाइड्रो कोलाइडर में एलएचसी नोबियम टाइटेनियम मैग्नेट्स हमने यूज़ किए जिन्हें हमें 1.9 केल्विन तक कूल करना पड़ता है। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में एक स्टील बार है जिसकी इनिशियल लेंथ हमें दी हुई है 1.5 मीटर और इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हमने हीट किया है एट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फर्स्ट में हम फाइंड करेंगे इंक्रीज इन लेंथ। हमारा फार्मूला यूज होगा डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, और फाइनल लेंथ होगी ओरिजिनल लेंथ प्लस डेल्टा एल। जो टेम्परेचर चेंज है वो है 10 माइनस 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। कोफिशिएंट ऑफ स्टील दिया हुआ है 1.2 10 रेज पावर माइनस 5। हमने अल्फा की वैल्यू पुट की, ओरिजिनल लेंथ पुट की और डेल्टा टी पुट किया। तो इंक्रीज की लेंथ आ गई हमारी मीटर में। मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमीटर में आंसर आ जाएगा। फाइनल लेंथ होगी ओरिजिनल लेंथ और डेल्टा एल, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास फाइनल लेंथ आ गई। राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर 1.5 मीटर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो साइड लेंथ लिख दी हमने डाटा में 10 सेंटीमीटर। इनिशियल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T1 इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया। उसको फिर हमने हीट किया है, हीट करके उसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो हमारे पास 125 डिग्री सेंटीग्रेड। तो व्हाट विल बी द इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा वी हमने निकाला है, डेल्टा वी का फार्म होता है बीटा इनिशियल वॉल्यूम और डेल्टा टी, और बीटा में मालूम है कि 3 अल्फा के बराबर होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, ये हमारे पास है अल्फा की वैल्यू। तो ओरिजिनल वॉल्यूम साइड लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, 10 को 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ का क्यूब ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा जो आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हम बीटा निकालेंगे, बीटा में मालूम है कि 3 अल्फा के इक्वल होता है, 3 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा टी दोनों टेम्परेचर को माइनस करेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम इन तीनों वैल्यूज़ को अपने इस फार्मूले में पुट कर देंगे, बीटा ओरिजिनल वॉल्यूम और डेल्टा टी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आएगा 2.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम होगा। थर्ड क्वेश्चन में एक स्टील रेल रोड है जिसका रीजनल लेंथ हमारे पास दी हुई है 10 मीटर। तो इनिशियल लेंथ हमने लिख ली 10 मीटर। वो कूल है, मॉर्निंग टेम्परेचर उसका दिया हुआ हमें 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमें अल्फा की वैल्यू दी हुई है। दिन में लेटर इन द डे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, फाइनल टेम्परेचर हो गया हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टील ट्रैक कितना एक्सपैंड करेगा इन द डे। तो फार्मूला लगाएंगे हम, डेल्टा इज इक्वल अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू में दी हुई है, डेल्टा टी फाइनल में से इनिशियल टेम्परेचर हम माइनस कर देंगे और इन तीनों वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू, ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू और डेल्टा टी की वैल्यू, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मीटर में आ जाएगा। मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 मिलीमीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक 2 लीटर से मुराद होता है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होंगे तो 2 लीटर में 2000 सेंटीमीटर क्यूब होंगे।
ये ग्लास बॉटल है, ये फिल्ड कम्प्लीटली विद ऑरेंज जूस एट रूम टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, इनिशियल टेम्परेचर T1 दिया हुआ है हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और साथ में कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की वैल्यू हमें दी हुई है 5 × 10⁻⁵। यहाँ पे इसे मैं नॉर्मल नोटेशन लिख लिया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये बोतल को हम भूल गए हैं किसी हॉट कार में और उसका टेम्परेचर अब हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इनिशियल टेम्परेचर 20 था, फाइनल टेम्परेचर हमारा हो गया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर चेंज आ जाएगा डेल्टा टी, जिसे हम कहते हैं 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस विल ओवरफ्लो, वो उतना ही वॉल्यूम ओवरफ्लो होगा जितना उसका चेंज इन वॉल्यूम होगा। चेंज इन वॉल्यूम होता है बीटा, ओरिजिनल वॉल्यूम डेल्टा टी। बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम भी दिया हुआ है 2000 दिया हुआ, और डेल्टा टी हमने निकाला था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, और इतना ही वॉल्यूम ओवरफ्लो करेगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 में हाउ मच हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 15 kg ऑफ आइस। तो मैथ्स हमें दिया हुआ है डाटा में 15 kg, इसको वाटर में कन्वर्ट करना है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अगर वाटर में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और वाटर की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है 3.3 × 10⁻⁵ जूल पर kg। ये वैल्यू में डाटा में नहीं दी हुई, इसका मतलब है हमें खुद याद करनी पड़ेगी। फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू मैथ और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैथ हमें दिया हुआ है 15 kg, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर की एक कांस्टेंट वैल्यू है 3.3 × 10⁻⁵। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.95 × 10⁻⁶ जूल्स। ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है कि हाउ मच हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 7 kg ऑफ वाटर इनटू स्टीम। अब यहाँ पे लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगी, जिसकी भी वाटर के लिए कांस्टेंट वैल्यू है 2.26 × 10⁻⁶। ये वैल्यू हमें नहीं दी गई, इसके लिए फार्मूला यूज होगा Q इज इक्वल टू MLV। LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिंपली हमें मैथ 7 kg और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हीट हमें आ जाएगी जूल में, जो 7 kg ऑफ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरत होगी 1.58 × 10⁻⁷ जूल्स। क्वेश्चन 7 में 4 kg ऑफ आइस, हमें मैथ दिया हुआ है 4 kg, हैज़ टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T1 की वैल्यू हमें दी हुई है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हीट किया है और कन्वर्ट कर दिया इनटू स्टीम, और इसका फाइनल टेम्परेचर हुआ है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाइनल टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू स्टीम। आइस से स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए टोटल कितनी एनर्जी हुई है। जब स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हमें दी हुई, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी हमें दी हुई है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम भी हमें दी हुई है। लेटेंट फ्यूजन ऑफ आइस भी दी हुई है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हमें दी हुई है। तो पहले हीट करेंगे आइस को, तो आइस जो होगा -20 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट होगी, जिसका फार्मूला होगा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। मैथ हमारे पास 4 kg है, मैथ 4 kg है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस ये हमें दी हुई है 2100, और डेल्टा टी इसका होगा 0 से -20 करेंगे तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो -20 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो आइस हीट अप हुई है उसमें हमें इतनी एनर्जी लगी है। बाद में आइस मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगी। तो आइस मेल्ट हुई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इस पे फार्मूला Q2M और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैथ हमें दिया हुआ है 4 kg, तो 4 kg को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस भी हमें दी हुई है, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हमने आइस को पहले हमने हीट किया, बाद में कन्वर्ट किया लिक्विड में। थर्ड में हम वाटर को यहाँ पे हीट अप करेंगे और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाएंगे। तो हीटिंग ऑफ वाटर फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके लिए फार्मूला होगा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। सी ऑफ वाटर में दी हुई है 4200, यहाँ पे दी हुई है 4200 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और मैथ 4 kg रहेगा, और डेल्टा टी आ जाएगा 0 से लेके 100 का फ़र्क, तो डेल्टा टी आ जाएगा 100 डिग्री, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा तीसरा आंसर आ जाएगा। इसके बाद वाटर को हमने वेपर यानी कि स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का अमल दखल होगा। तो वेपराइज करेंगे वाटर को एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि Q हो जाएगा MLV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मैथ 4 kg और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर की हमें दी हुई है, इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 4 हीट आ जाएगी। नेक्स्ट हमने स्टीम या वेपर को भी गर्म किया है, और इसको हम 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके गए हैं। इसके लिए फिर MC डेल्टा टी, अब C आएगी स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम हमें यहाँ पे दी हुई है 2000,
तो 2000 को, और डेल्टा टी कितना होगा, 120 से 100 माइनस कर देंगे तो डेल्टा टी आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैथ है 4 kg। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास अनदर फिफ्थ हीट आ जाएगी। अब टोटल हीट, आइस को गर्म किया, फिर मेल्ट किया, फिर पानी को गर्म किया, फिर वेपराइज किया, फिर स्टीम को गर्म किया, ये 5 हीट्स आई हैं। इन तमाम हीट्स को हम प्लस कर देंगे। इन तमाम हीट को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल हीट जूल्स में आ जाएगी। बाद में आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.236 × 10⁻⁷ जूल्स।